हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर इन्वायरमेंट। तो इसके जो है ऑलरेडी 3 चैप्टर्स हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं एंड जो लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी इनसाइड आवर अर्थ की, जो है यहाँ पे हमारी जो अर्थ है राइट, उसमें जो है कई सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पे आते रहते हैं। तो राइट, चेंजेस जो है वो यहाँ पे इनसाइड भी आते हैं राइट, उनके बारे में भी बात की थी एंड जो है आउटसाइड भी यहाँ पे आते हैं। तो जो है आवर चेंजिंग अर्थ जो है ये चैप्टर का नेम था, उसके बारे में बात की थी। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है राइट, उनकी वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से जो है यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं। क्या जो है यहाँ पे फोर्सेस होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर को हम जो है 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे राइट, 2 पार्ट्स में हम जो है इसे कवर करेंगे। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा जो है बड़ा है ये चैप्टर, सो दैट इज वाई मैंने जो है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड यहाँ पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की जो डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड राइट, उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी राइट। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ पे डायरेक्टली जाके आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर का नेम है एयर राइट। जस्ट जो है एक वर्ड यहाँ पे बताया हुआ है एयर, मीन हवा जो है यहाँ पे हमारी जो एटमॉस्फेयर है राइट, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है आपको हवा आपने फील की होगी राइट। तो उसके एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है राइट। तो देखते हैं सबसे पहले एक्चुअल में जो एटमॉस्फेयर क्या है राइट, ये भी आपको पता ही है दैट आवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ द एयर, जिसे हम जो है एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एयर को हम जो है एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। मीन जो एटमॉस्फेयर है राइट, ये क्या है, जैसे कि हमारी धरती है, हमारी धरती के जो है इर्द गिर्द यहाँ पे जो है आपको कई सारी जो है जो हवा है, मीन एक ह्यूज ब्लैंकेट जो होता है एयर का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये धरती के इर्द गिर्द जो है ये जो हवा है, ये जो ह्यूज ब्लैंकेट है एयर का, डेट इज नोन एज ए एटमॉस्फेयर राइट। हमारी धरती के इर्द गिर्द जो है एक बड़ा सा ब्लैंकेट है एयर का राइट, तो उसे हम जो है एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एंड जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे इस धरती पे, वो जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर ही डिपेंड है हमारे अपने जो है सर्वाइवल के लिए। तो इस एयर में आपको जो है कई सारी गैसेस में, इस एटमॉस्फेयर में जो है आपको कई सारी जो है गैसेस भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन होगी राइट। तो हम जो लिविंग बींग्स हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंड है। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे राइट। तो इस एटमॉस्फेयर में जो है, ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, इसमें आपको जो है कई सारी गैसेस भी देखने को मिलेंगी एंड ये जो लिविंग बींग्स हैं वो इसी एटमॉस्फेयर के ऊपर ही डिपेंड है फॉर देयर सर्वाइवल राइट। एंड इट प्रोवाइड अस द एयर, ये जो है एटमॉस्फेयर हमें एक ऐसी एयर प्रोवाइड करवाता है जिसे हम ब्रीथ करते हैं। एंड इवन यही वाला जो एटमॉस्फेयर है राइट, धरती के इर्द गिर्द जो ह्यूज ब्लैंकेट है इन इस एयर का, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें जो है बचाता भी है। किससे, यहाँ पे सपोज सन है, सन से जो है कई सारी ऐसी हार्मफुल रेज है जो कि धरती के ऊपर आती हैं ओके। अगर वो ये जो एटमॉस्फेयर बीच में ना हो ओके, ये जो एयर बीच में ना हो तो यहाँ पे धरती पे जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड हम लोग जो हो सकता है कि यहाँ पे जो जल भी जाएंगे, यहाँ पे बर्न आउट हो जाएंगे। तो ये जो एटमॉस्फेयर जो है वो हमें कई ऐसी हार्मफुल रेज से भी बचाता है। कई सारी यहाँ पे ऐसी रेज जो है वो यहाँ पे धरती पे आती हैं फ्रॉम द सन, उससे हमें यहाँ पे ये बचाता है, ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा okay। So without this blanket of the protection we would be baked alive by the heat of the sun during the day। and अगर यहाँ पे ये हवा ना हो राइट, ये जो एटमॉस्फेयर ना हो तो दिन के टाइम तो यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि आप पूछो ही मत, कि आप जो है यहाँ पे बेक ही हो जाओगे, आप जल जाओगे यहाँ पे खड़े खड़े अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो ओके। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे एक जो जीता पर्सन जो है, एक लिविंग बीइंग जो है वो यहाँ पे सहन कर सकता है, बस उतनी अमाउंट यहाँ पे जो है धरती पे पहुँचती है हीट की
राइट। तो ये जो है इसी एटमॉस्फेयर की वजह से ही है कि कितनी अमाउंट जो हीट है वो यहाँ पे हमारी धरती पे पहुंचनी चाहिए, वो इसी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही डिपेंड होती है, राइट। एंड अगर यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर ना हो तो तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी तो धरती जो है वो बिल्कुल एक तरह से फ्रीज आउट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे जो है फ्रीज आउट हो जाएगी। तो जो है इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि धरती जो है वो फ्रीज आउट क्यों हो जाएगी, क्योंकि रात के समय में जो है इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि हम जो है यहाँ पे टोटली फ्रीज आउट ही हो जाएंगे। ओके, तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये हमें एक तरह से जो सन से हार्मफुल रेज यहाँ पे जो आ रही हैं उससे भी हमें बचाता है। एंड दूसरा यहाँ पे जो है हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है वो भी हमें प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि अगर वो हीट यहाँ पे ना रहे हमारी धरती पे, तो अगर वो यहाँ पे हीट ना होगी तो हम क्या करेंगे, हम रात के समय में जो है फ्रीज आउट भी हो सकते हैं। ओके, सो इट इज द मास ऑफ द एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। ओके, तो यही एयर की वजह से ही यहाँ पे जितना टेम्परेचर धरती पे चाहिए है, राइट, यहाँ पे जीने के लिए, रहने के लिए, वो यहाँ पे बन पाया है इसी एयर की वजह से ही, इसी एटमॉस्फेयर की वजह से ही। ओके, सो अब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस एटमॉस्फेयर में जो है आपको कई सारी गैसेस भी देखने को मिलेंगी, राइट, कई सारी गैसेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड ये जो सारी गैसेस होती हैं इसकी अमाउंट भी यहाँ पे अलग अलग होती है, राइट। तो जैसे कि इसमें इस पिक्चर में बताया हुआ है कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है, 78% जो है वो नाइट्रोजन है इस एटमॉस्फेयर में। एंड आर्गन जो है वो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है, एंड ऑक्सीजन जो है वो 21% है, जो कि हमारे लिए, हम एक तरह से लिविंग बीइंग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है रहने के लिए। एंड और कुछ यहाँ पे छोटी मोटी कई सारी गैसेस हैं, तो वो कंबाइंडली 0.04% यहाँ पे बनाती हैं, राइट। सो कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करें, ओके, तो ये जो है हमारे पास बल्क में है। आपने यहाँ पे देखा है पिछली वाली स्लाइड में डेट कि यहाँ पे नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन जो है वो 21% है। यही जो है दो गैसेस हैं जो कि यहाँ पे बल्क अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन जो है ये काफ़ी लेसर क्वांटिटीज़ में हैं। तो इन गैसेस के अलावा यहाँ पे जो है कुछ छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं एयर में। ओके, इन गैसेस के अलावा यहाँ पे छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स भी जो है अवेलेबल होते हैं एयर में। एंड देन नाइट्रोजन जो है, इट इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है हमारी एयर में। सबसे ज़्यादा अगर मात्रा किसी गैस की है तो वो जो है नाइट्रोजन की ही है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन तो इनहेल करते ही हैं, राइट, ऑक्सीजन तो हम यहाँ पे इनहेल करते ही हैं, तो क्या नाइट्रोजन भी हम यहाँ पे इनहेल करते हैं? आइए देखते हैं। डेट व्हेन वी इनहेल, जब हम यहाँ पे सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। तो हम कुछ छोटा सा जो है कुछ परसेंट जो है नाइट्रोजन को भी इनहेल करते हैं जब हम यहाँ पे सांस लेते हैं, राइट। तो देन उसके बाद में हम इसे जो है बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक तरह से जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कुछ परसेंट की ज़रूरत है रहने के लिए। बट जो प्लांट्स होते हैं दे नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, प्लांट्स को यहाँ पे नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। बट जो प्लांट है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनहेल नहीं कर सकते हैं, वो जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते हैं। ओके, तो वो किस तरह से, किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं? वो क्या होता है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो कि सॉइल में रहता है या फिर कुछ प्लांट्स के रूट्स में रहता है। वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन लेता है एयर से एंड इस नाइट्रोजन को जो है किसी और फॉर्म में वो चेंज कर देता है सो डैट कि जो प्लांट्स है वो भी इसे यूज़ कर सकें। ओके, तो इस बैक्टीरिया से, ये जो बैक्टीरिया है, राइट, वो जो है यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है टू दी प्लांट्स, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में यहाँ पे आ गई होगी कि ये जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है टू दी प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली एयर से जो नाइट्रोजन है वो नहीं ले सकते हैं, राइट।
सो नेक्स्ट आ गया आपका ऑक्सीजन, वो जो है सेकंड नंबर पे है, सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है इन द एयर, ये जो है 21% है, आपको पता ही है। एंड ह्यूमन एंड जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, वो इसे इनहेल करते हैं। एंड ग्रीन प्लांट्स जो हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को जो है प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का जब यहाँ पे प्रोसेस होता है उस समय में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को जो है वो एक्सहेल करते हैं। एंड वही वाली ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं या फिर जो एनिमल्स है वो इसे लेते हैं, वो इसे इनहेल करते हैं। ओके तो इस तरह से एक हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, राइट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारी धरती पे है एंड जो O2 है, इस तरह से जो है इन दोनों का एक बैलेंस जो है वो यहाँ पे हमारी धरती पे बना रहता है कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो O2 को जो है एक्सहेल करते हैं एंड CO2 को जो है वो क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं। ओके तो CO2 जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे जो लिविंग बींग्स है वो क्या करते हैं, वो उसे जो है एक्सहेल करते हैं एंड O2 को जो है यहाँ पे वो इनहेल करते हैं। तो एक बैलेंस जो होता है एयर का कि कितनी सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में चाहिए होती है, कितनी परसेंट जो है किसी गैस की यहाँ पे जरूरत है एटमॉस्फेयर में, वो जो बैलेंस है वो इस तरह से यहाँ पे बना रहता है। ओके सो इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है एयर में वो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। बट अगर हम यहाँ पे ट्रीज को लगातार काटते जाएं, राइट, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, अगर हम जो इन ट्रीज को ही काटते जाएं तो ये जो बैलेंस है वो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो आपको समझाने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है कि अगर हम ट्रीज को काटेंगे तो यहाँ पे जो बैलेंस है इन गैसेस का वो यहाँ पे जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी आपको पता है दैट इट इज ऑल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट गैस है। एंड जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं टू मेक देयर फूड एंड देन उसके बाद में ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। एंड ह्यूमन एंड जो एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, वो रिलीज करते हैं, राइट। तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस और द एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स व्हिच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। इस तरह से यहाँ पे जो है एक बैलेंस जो है वो यहाँ पे बना रहता है कि जो ह्यूमन है, राइट, या फिर जो एनिमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, वो जो है एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या होता है, प्लांट्स जो है इसे वो इनहेल कर देते हैं एंड प्लांट्स जो है CO2 को जो है एक्सहेल करते हैं, सॉरी यहाँ पे O2 को जो है वो एक्सहेल करते हैं एंड ह्यूमन जो है उसे वो इनहेल कर लेते हैं। तो इस तरह से एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो यहाँ पे बना रहता है एंड इवन जो है यहाँ पे CO2 का भी, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है बैलेंस वो यहाँ पे बना रहता है। However, बट कुछ एक्टिविटीज अब जो ह्यूमन बींग्स है वो ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, राइट, वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये जो बैलेंस है वो यहाँ पे अपसेट हो रहा है बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स। हम फ्यूल को जला रहे हैं वो भी ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया। तो ये क्या करते हैं, जब इन फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो CO2 जो है वो वहां से रिलीज होती है। तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। ओके सो दे एड बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में हर साल यहाँ पे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से धरती का जो वेदर एंड क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। ओके सो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ही हम यहाँ पे देख लेते हैं एंड इवन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो है क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। अब क्या होता है कि हमारी धरती में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो अवेलेबल होती है, राइट, कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है जितनी यहाँ पे चाहिए है बैलेंस बनाने के लिए। ओके तो क्या होता है, यहाँ पे ये सन है, सन से जो है यहाँ पे काफी सारी जो है रेज जो है वो यहाँ पे आती है, हीट यहाँ पे आती है, राइट। एंड क्या होता है, अब ये जो हीट है दिन के समय, दैट इज वाई यहाँ पे जो है हीट होती है, यहाँ पे हमारे दिन के समय में डे टाइम में जो है हीट होती है। तो ये जो हीट है वो यहाँ पे धरती की जो सतह के पास आगे आके जो है वो लगती भी है एंड यहाँ पे हमारी एटमॉस्फेयर में जो है CO2 होता है,
हमारी एटमॉस्फेयर में CO2 जो होता है वो यहाँ पे जो है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी धरती पे जो है कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट है उसकी यहाँ पे ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो कुछ अमाउंट ऑफ जो हमारे यहाँ पे हीट है वो धरती पे आती है, सरफेस पे आती है, एंड उसी अमाउंट में जो है अगर वो वापस भी चली जाएगी धरती से तो हमारी धरती जो है वो फ्रीज आउट हो जाएगी, क्योंकि हमारी धरती को भी जो है कुछ अमाउंट ऑफ हीट की यहाँ पे जरूरत है। तो डेट इज वाई यहाँ पे CO2 भगवान ने बनाई है। ओके, सो डेट की कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो CO2 यहाँ पे ट्रैप कर ले एंड जिसकी यहाँ पे धरती पे जरूरत है, राइट। अदरवाइज क्या होगा, दिन के समय में यहाँ पे जो है 40 डिग्री के भी अबव यहाँ पे टेम्परेचर होगा एंड रात में जो है -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा अगर हमारे पास यहाँ पे CO2 ना हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे ये सन है, सन की रेज की वजह से यहाँ पे काफी सारी जो हीट है वो यहाँ पे धरती की सतह पे आती है एंड धरती भी जो है इसे पीछे भेजती है इस सारी हीट को। ओके, यहाँ पे जो है धरती से भी जो है रेडिएट होती है हीट जो है रात के समय जो है वो वापस भी चली जाती है जो हीट है। बट हाउएवर अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अवेलेबल ना हो तो ये सारी की सारी अमाउंट ऑफ हीट जो यहाँ पे धरती की सतह पे आई थी वो जो है वापस चली जाएगी, राइट। तो CO2 जो है यहाँ पे इसी की वजह से जरूरी है, इसे हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो हीट को रेडिएट करती है जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे धरती को चाहिए होती है। ओके, तो अब क्या होता है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, और इसके बिना जो धरती है वो काफी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। अगर CO2 यहाँ पे ना हो तो सारी की सारी हीट जो यहाँ पे धरती की सतह पे आई है वो वापिस चली जाएगी। ओके, रात के समय में, एंड रात को क्या होगा, यहाँ पे धरती जो है बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे रहा ही नहीं जा सकता है। तो बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो यहाँ पे ट्रैप कर लेती है हीट को, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रैप कर लेती है एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वहाँ पे वापस चली जाती है। ओके, हाउएवर अब क्या होता है, हमारी जो बैलेंस है वो अब बिगड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है, जो CO2 की मात्रा है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पहले तो भगवान ने बना दिया कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे चाहिए उसकी वजह उतनी जो है CO2 यहाँ पे उन्होंने बना दी, उसकी जो है मात्रा यहाँ पे रख दी CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, बट अब क्या हो रहा है, फैक्ट्री स्मोक की वजह से या फिर कार फ्यूम्स की वजह से जो यहाँ पे CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे CO2 की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पे जो हीट रेडिएट करेगी CO2 वो भी हीट जो है वो ज्यादा यहाँ पे रहेगी धरती पे। ओके, तो धरती पे जो है यहाँ पे ज्यादा वार्मिंग होगी, ज्यादा हीट जो है वो यहाँ पे बचती है एंड जो वापस जानी चाहिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट उतनी वहाँ पे नहीं जाती है। मीन ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है धरती पे ही रह जाती है एंड कुछ ही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यहाँ पे वापस जाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धरती का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड इसे हम जो है ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, राइट। So, the rise in the temperature causes the snow in the coldest part of the world to melt। अब obviously जब धरती का टेम्परेचर बढ़ गया है तो जो स्नो है यहाँ पे धरती पे वो भी जो है एक तरह से पिघलती जा रही है। जब स्नो पिघलती जा रही है तो सी लेवल जो है वो भी यहाँ पे राइज होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो पानी बनता जा रहा है पिघल के। तो जब सी लेवल राइज होंगे तो कोस्टल एरियाज में जो है फ्लड्स आ जाएंगे एंड देयर में भी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ पैलेस। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है, राइट, उसमें भी जो है काफ़ी सारी चेंजेस यहाँ पे आ रही हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस की वजह से कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो उस तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे एक तरह से ट्रैप होनी चाहिए उससे जो है कई गुना ज़्यादा हीट जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे स्नो जो है वो मेल्ट होती जा रही है, सी लेवल जो है वो राइज होते जा रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं कोस्टल एरियाज में एंड जो क्लाइमेट है किसी पर्टिकुलर प्लेस का वो बढ़ता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है एंड दैट इज वाई कुछ प्लांट्स एंड जो एनिमल्स हैं वो भी एक्सटेंट होते जा रहे हैं। ओके, आई होप आपको जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है CO2 की मात्रा जो है जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर यहाँ पे हो जाएगी तो जो है ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे पैदा हो जाती है, राइट।
सो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो है बुक में दिया हुआ है, वो है एयर सर्कुलेशन। मीन जो है हमारी धरती पे जो है एयर किस तरह से सर्कुलेट होती रहती है। कई बार यहाँ पे गर्म हवा है, जो यहाँ पे ठंडी हवा है, तो वो किस तरह से यहाँ पे जो है सर्कुलेट होती रहती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो अब क्या होता है, जैसे कि हमारी धरती है, जैसे हमारी यहाँ पे धरती है, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। अगर ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो गर्म होगी, ओके, ये जो है हीटेड है, तो यहाँ पे जो एक तरह से जो भी एयर नीचे आती है, धरती के सतह के पास जो एयर यहाँ पे आ रही है, नीचे की तरफ जो आ रही है, जो वह धरती की सतह को टच करेगी तो वो क्या होगी, ये जो ठंडी एयर नीचे आ रही है वो भी गर्म हो जाती है। एंड जब कोई भी चीज़ यहाँ पे गर्म हो जाती है तो क्या होता है, वो जो है एक्सपेंड होती है, क्योंकि उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। एंड ये जो एयर है वो क्या होती है, वो फैलना स्टार्ट हो जाती है इधर की तरफ, एंड जो है वो क्या करेगी, फिर जो है वो वापस चली जाएगी। ये जो गर्म एयर है वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जो गर्म हो जाती है जब एयर, तो उसकी जो एक तरह से डेंसिटी है, राइट, वो जो है काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, एंड वो जो है ऊपर की तरफ फिर से वापस चली जाती है, एंड नीचे यहाँ पे ठंडी हवा फिर से वापस आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो क्या होता है, व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर जो है वो गर्म हो जाती है धरती की सतह पे लग के, ये जो है एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है। मीन जब ऊपर से एटमॉस्फेयर से जो है धरती की सतह पे, जब धरती की सतह गर्म है तो ऊपर से ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है, जब वो धरती की सतह पे टकराएगी तो वो भी गर्म हो जाएगी। जब ये जो एयर है वो गर्म हो गई है तो ये एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है, फैलनी जो है स्टार्ट हो जाती है, एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा लाइटर भी हो जाती है, एंड लाइटर होने की वजह से फिर से जो है ये ऊपर की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर देती है। ओके, एंड अब ऊपर से जो कोल्ड एयर है वो जो है काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में होती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, एंड वो जो है नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, एंड जो है जब ये जो हवा ऊपर गई है, गर्म हवा ऊपर चली गई है, एंड ठंडी हवा जो है वो नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो है वो हैवियर हो जाती है तो वो सिंक होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो क्या होता है, व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल इन द गैप। अब ऑब्वियसली जो एयर यहाँ से ऊपर गई है तो जहाँ पे जो जगह बची है एयर के लिए, उसकी जगह जो है अब कोई और जो ठंडी एयर है वो ले लेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, ये एयर सर्कुलेशन हो गया। इस तरह से जो एयर है वो सर्कुलेट करती रहती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब एयर वार्म होती है एंड वो राइज होना स्टार्ट हो जाती है, तो जिस एरिया से वो यहाँ पे एक तरह से वार्म होती है, वहाँ पे जो प्रेशर है वो लो रहता है। ओके, वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, दैट इज वाई जो एयर है वो वार्म होती है एंड वो राइज हो जाती है। एंड जब किसी सतह पे जो प्रेशर है, यहाँ पे धरती पे ग्राउंड पे जो प्रेशर है वो हाई होता है, तो ठंडी हवा जो है वो यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, इसके बारे में भी आपको जो है पहले भी बता चुकी हूँ, राइट। जब यहाँ पे धरती पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो जो वार्म एयर है वो ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएगी, एंड जो है अब जब धरती पे हाई प्रेशर है तो ठंडी एयर जो है वो यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, दिस इज एयर सर्कुलेशन। ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ था बुक में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है उसके स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की हुई है। तो इस एटमॉस्फेयर को जो है कई सारी लेयर्स में जो है डिवाइड किया हुआ है, राइट। कई सारी लेयर्स में जो है इस एटमॉस्फेयर को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ये जो कुछ कुछ किलोमीटर्स में जो है इस एटमॉस्फेयर को जो है डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो उसी स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो सबसे पहला जो है यहाँ पे, जो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे वाली जो लेयर है जिसमें हम यहाँ पे रहते हैं, राइट, दैट इज नोन एज ए ट्रोपोस्फेयर। सो दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड इसकी जो हाइट होती है एवरेज वो 13 किलोमीटर होती है एवरेज। ओके, एंड द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, मीन जो जिस एयर को हम यहाँ पे ब्रीथ करती हैं वो जो है आपको यहीं पे मिलेगी ट्रोपोस्फेयर में ही। एंड ऑलमोस्ट जितने भी वेदर के फिनोमेनाज हैं, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे फॉग हो, हेयर स्टॉर्म हो, वो जो है इसी लेयर में ही होते हैं। ओके, तो ये जो है 13 किलोमीटर तक यहाँ पे धरती के सरफेस से ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पे जाएं तो 13 किलोमीटर तक जो है यहाँ पे क्या रहती है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर रहती है। ये आप देख सकते हो, दिस वन, ये आपकी सरफेस होगी, एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये हो गया आपका 13 किलोमीटर। तो ये आपकी कौन सी होगी लेयर,
ये जो है ट्रोपोस्फेयर होगी। देन अप टू 50 किलोमीटर की हम यहाँ पे बात कर ले, अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर, तो ये आपकी सेकेंड लेयर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। एंड देन अगर हम 80 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बात कर लें तो ये आ जाती है आपकी मेसोस्फेयर। एंड देन उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो है 150 तक अगर बात कर ले तो यहाँ पे आ जाती है आपकी थर्मोस्फेयर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो है 5 लेयर है। इसके ऊपर 150 से ऊपर भी एक और लेयर है, दैट इज नोन एज द एक्सोस्फेयर। ओके, तो ये 5 लेयर्स में जो है इन्होंने पूरे एटमॉस्फेयर को जो है डिवाइड किया हुआ है। इन लेयर्स के बारे में जो है एक एक करके पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अबव जो है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है। तो हाइट जो है इसकी 50 किलोमीटर तक है। एंड दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स। इस लेयर में आपको जो है कोई क्लाउड्स नहीं मिलेंगे एंड कोई भी वेदर फिनोमेना यहाँ पे नहीं मिलेंगे। दैट इज वाई स्ट्रेटोस्फेयर को जो है प्लेन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आइडल लेयर जो है वो माना जाता है। तो जो आपके एरोप्लेन्स है वो इसी लेयर में ही उड़ते हैं, राइट। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है आपको एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी। मीन एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फेयर का कि यहाँ पे आपको जो है ओजोन गैस, राइट, स्ट्रेटोस्फेयर में जो है आपको ओजोन गैस भी जो है वो देखने को मिलेगी। तो यही वाली जो ओजोन गैस है वो हमें यहाँ पे बचाती है कि यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य से जो है जो भी यहाँ पे किरणें धरती के ऊपर आ रही होती हैं, जो कि हार्मफुल किरणें हैं जो धरती के ऊपर यहाँ पे आ रही होती हैं, उसे जो है ओजोन गैस हमारी धरती के ऊपर आने से रोकती है। ओके, अगर यहाँ पे ओजोन गैस ना हो तो यहाँ पे जो हार्मफुल किरणें हैं सूर्य की वो धरती के ऊपर पड़ेंगी एंड यहाँ पे कई सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको पता भी है यहाँ पे इसमें ओजोन गैस में जो है अभी इस लेयर में आपको जो है होल भी देखने को मिला है एक, तो जिसकी वजह से जो है कई सारी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो यहाँ पर धरती के ऊपर जो है वो पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ जो होती हैं, यहाँ बोल सकते हैं कि जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि एक छोटा सा होल अभी यहाँ पे ओजोन गैस में हुआ है, उसकी वजह से ही अगर थोड़ी बहुत ही कुछ ही परसेंट अल्ट्रा वायलेट रेस जो है सन की वो यहाँ पे धरती पे पहुँच रही हैं तो स्किन प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, स्किन कैंसर जैसी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। तो अगर ये ओजोन गैस यहाँ पे ना हो, ये परत यहाँ पे ना हो तो हमारी धरती तो खत्म ही हो जाएगी जल्दी से, राइट। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो ओजोन गैस है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको जो है यहाँ पे पीछे स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे आपको जो है ओजोन गैस देखने को मिलेगी। एंड यहीं पे आपको जो है ये जो लेयर है वो प्लेन के लिए, राइट, प्लेन के लिए जो है काफ़ी आइडल लेयर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लाउड्स वगैरह या फिर कोई भी जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक जो है ये एक्सपेंड होती है, right? So we just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. आपको बता ही चुकी हूँ। So next is the mesosphere, जो थर्ड लेयर है। सो ये स्ट्रेटोस्फेयर के अबव है एंड 80 किलोमीटर तक जो है अप्रॉक्सीमेटली एक्सटेंड होती है। तो जो मेटेओरिट्स आप यहाँ पे देखते हो जो बर्न होते हैं इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम दिस स्पेस, मीन जो है स्पेस से जो यहाँ पे मेटेओरिट्स जो होते हैं जो जब धरती के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो इसी लेयर में आके जो है वो बर्न होना स्टार्ट होते हैं मेसोस्फेयर में ही। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं छोटे मोटे ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ओके, तो जो है ये चीज़ें आपको यहाँ पे इसके नोट्स खुद बनाने हैं, राइट, तभी आप जो है इन चीज़ों को याद रख सकोगे। ओके, सो हाउएवर मैं इनकी पीडीएफ तो यहाँ पे अपने जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड करवाती ही रहती हूँ, बट इसके जो नोट्स हैं ये जो छोटे मोटे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ये आपको खुद यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, जैसे कि मेसोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर तक होती है एंड जो मेसोस्फेयर है जो है इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड जो मेटेओरिट्स होते हैं वो इसी लेयर में आके जो है वो बर्न अप हो जाते हैं, यहीं पे आके जो है वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ओके, so the next is fourth one is the thermosphere। तो यहाँ पे क्या हो जाता है इन थर्मोस्फेयर जो टेम्परेचर है
वो भी यहाँ पे राइज हो जाता है वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है जब वो इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे आके जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जो है वो राइज हो जाता है। एंड आइनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ दिस, एंड ये जो है 80 से 400 किलोमीटर तक एक्सपेंड होता है। तो रेडियो ट्रांसमिशन जो होती है वो इसी लेयर में ही आपको जो है देखने को मिलेगी। ओके, जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है वो आपको यहीं पे ही देखने को मिलेगी। एंड इनफैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो जो भी रेडियो वेव्स यहाँ पे आती हैं वो जो है धरती की तरफ जो वापस जाएंगी वो थर्मोस्फेयर की वजह से ही जो है वो वापस चली जाती हैं। जो भी रेडियो वेव्स यहाँ तक पहुँच जाती हैं फ्रॉम द अर्थ वो जो है वापस यहाँ पे धरती तक पहुँच जाती हैं बाय दिस लेयर। ओके, तो जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पे आज होता है, जो भी फ़ोन लाइंस हैं या फिर इंटरनेट है या कुछ भी चीज़ है, राइट, वो जो रेडियो वेव्स होती हैं वो आपको यहीं पे थर्मोस्फेयर में ही देखने को मिलेंगी। एंड थर्मोस्फेयर ऐसी लेयर है जो कि इन वेव्स को जो है धरती पे वापस भी भेजता है, राइट। सो द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज द एक्सोस्फेयर। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम जो एक्सोस्फेयर बोलते हैं। एंड इसमें जो है काफ़ी थिन एयर होती है, काफ़ी कम एयर होती है। एंड कुछ लाइट गैसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि हीलियम हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो ये जो डिवीज़न यहाँ पे की हुई है पूरे एटमॉस्फेयर की, राइट, पूरे एटमॉस्फेयर की जो यहाँ पे डिवीज़न की हुई है वो किस बेस पे इन्होंने की हुई है। तो यहाँ पे आपकी जो NCERT की बुक है इसमें जो डिवीज़न इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है इट इज़ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। ओके, ये टेम्परेचर के बेस पे जो है इन्होंने पूरे एटमॉस्फेयर को जो है डिवाइड किया है, राइट। जैसे जैसे यहाँ पे अगर बात करें हम ट्रोपोस्फेयर की, तो यहाँ पे अगर हम ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दें, ये 13 किलोमीटर तक होती है ना, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, वो जो है माइनस में जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। एंड देन 13 किलोमीटर से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर तक अगर बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जो है कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एंड सडनली स्ट्रेटोस्फेयर में जो है सडनली 15 किलोमीटर से जो है ये टेम्परेचर जो है वो दोबारा से क्या हो जाता है, वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये राइज हो गया। एंड स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे जो है 50 किलोमीटर से अगर ऊपर मेसोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे ओके, मेसोस्फेयर यहाँ पे 53 किलोमीटर तक जो है थोड़ा सा दोबारा से जो टेम्परेचर है फिर से कांस्टेंट हो जाता है। एंड मेसोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो फिर से जो है वो माइनस में जाना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड देन यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ये थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे फिर से राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो यहाँ पे इन्होंने डिवीजन की हुई है पूरे एटमॉस्फेयर की इनटू द डिफरेंट लेयर्स, इट इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। तो इसके कई और भी एस्पेक्ट होते हैं, बट आपको जो चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है इट इज़ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। ये जो यहाँ पे डिवीजन इन्होंने की हुई है इट इज़ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो इस चैप्टर में बताया हुआ है वो है वेदर एंड द क्लाइमेट। तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी देख लेते हैं। एंड वेदर एंड क्लाइमेट की जो बाकी वाली चीज़ें हैं, राइट, वो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 2 है उसमें हम जो है इसे कवर करेंगे, राइट। तो वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में ऑलरेडी आई थिंक हम क्लास 6 की जो NCERT है उसमें भी पढ़ चुके हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट में जो है मेन डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले वेदर के बारे में देख लेते हैं। वेदर क्या होता है, वेदर जैसे कि आपको पता है कि वेदर जो होता है इट इज़ अ शॉर्ट टर्म, राइट। ये जो है शॉर्ट टर्म स्टडी होती है, शॉर्ट टर्म स्टडी ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, राइट। कोई भी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी एरिया की, उसकी जो शॉर्ट टर्म स्टडी होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डे टू डे स्टडी होगी, राइट, कि आज का टेम्परेचर कितना है या फिर जो कल का टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा या परसों का टेम्परेचर कितना रहेगा। तो ये होता है वेदर। वेदर इज द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एनी एटमॉस्फेयर। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। जैसे कि गर्म वेदर जो होता है तब आपको काफ़ी इरिटेशन होती है, तो अगर प्लीजेंट या फिर ब्रीजी वेदर हो जाता है तो आप जो है काफ़ी चीयरफुल हो जाते हैं एंड घूमने फिरने का भी आप प्लान बना लेते हैं। तो जो वेदर है इट कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे,
ओके, जो डे टू डे यहाँ पे चेंजेस आते हैं इन एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, राइट, यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म स्टडी होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, दैट इज नोन एज अ वेदर। एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जो होती है ये जो है किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की जो है लॉन्ग टर्म स्टडी होती है। ओके, लॉन्ग टर्म जो स्टडी होती है किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, दैट इज नोन एज ए क्लाइमेट। ओके, सो हाउएवर जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी प्लेस की फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ओके, तो ये है दोनों के बीच में मेन डिफरेंस। एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी आपका जो है चेंज होता रहता है डे टू डे, एंड इवन एक ही दिन में जो है दिन के समय कुछ होता है, रात के समय कुछ होता है। देन उसके बाद में जो है आपका एयर प्रेशर जो है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि लो एयर प्रेशर है या फिर हाई एयर प्रेशर है, वो भी यहाँ पे चेंज होता रहता है। जब हाई प्रेशर है तब क्या होगा, लो प्रेशर है तब क्या होगा यहाँ पे, राइट। तो देन उसके बाद में विंड जो है, राइट, उसके भी पैटर्न यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। विंड पैटर्न जो होते हैं वो तो R to R भी यहाँ पे चेंज हो जाते हैं विंड पैटर्न, राइट। एंड आफ्टर जो है मॉइस्चर, राइट, मॉइस्चर जो होता है, राइट, वो भी यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो ये कुछ जो है आपके क्या होती हैं, ये आपकी जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं। दीज आर दी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एंड इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में जो है डिटेल्ड वे में जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 में। 4 चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसमें हम जो है इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को जो है डिटेल्ड में कवर करेंगे कि हम टेम्परेचर को किस तरह से स्टडी करते हैं, एयर प्रेशर को हम किस तरह से स्टडी करते हैं, विंड को, मॉइस्चर को हम जो है किस तरह से स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो वेदर एंड क्लाइमेट पार्ट जो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.